हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरी यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो पर हम देखने वाले ICSE क्लास 10 फिजिक्स के अपने सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। आज की वीडियो पर हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, और साथ ही लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले आ जाते अपने पहले पेज पर और मार्क कर लीजिए वर्क का डेफिनेशन जो आप 6-7 से पढ़ रहे हो। साथ ही यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि जब कोई आप एक किसी बॉडी को पुश कर रहे हो और उस बॉडी में अगर मोशन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस बॉडी में, तो वर्क डन कहलाता है। और अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हो जैसे वॉल को, तो वो तो जाएगा नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वर्क डन नहीं होगी। मेजरमेंट ऑफ वर्क, आप वर्क कर रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप वर्क कर रहे हो, तो उसके 2 पॉइंट है, आप उसे मार्क कर लीजिए। साथ ही नीचे इस ग्रीन बॉक्स को भी आपको मार्क कर लेना है और नीचे फोर्स का, वर्क डन का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बताता है ना कि जब आप किसी भी बॉडी को आप जब पुश करते हो और उसमें अगर कोई भी मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है पर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है, वर्क नहीं होता है, वर्क डन नहीं होता। तो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आ जाते नीचे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क में। तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क में सबसे पहले है कि वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा। अगर मान लीजिए आप एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और आप उस पर एक बॉक्स रख के आप उसे आपको ऊपर पहुंचाना है ताकि वो उस वाले रूम पर पहुंच सके। ऊपर एक रूम है मान लीजिए, जहाँ पर आपको एक लकड़ी का पटर रख दिया गया और उसे आपको उसके ऊपर सामान रख के ठेल कर ऊपर ले जाना है, ठीक है, पुश करके। जो आपका जो फोर्स है ना वो सामने की तरफ लगेगा, ठीक है, पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इस एंगल में जो आपकी जो एंगल बनता है ना, थीटा बनता है ना, आपको उसे कॉस थीटा लेना है, क्योंकि कॉस का थीटा का जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। इस हिसाब से आपको बेस बाय हाइपोटेनियस के हिसाब से अगर आप लोगे तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आपका निकल जाएगा। ऑलराइट, बढ़ते अगले पेज पर मार्क कर लीजिएगा उसका फॉर्मूला। और ये दूसरा फॉर्मूला आता है कि वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस। यहाँ पर क्या होता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, मतलब आपके किस डायरेक्शन में अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपको वो निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, ठीक है। जो cos थीटा पहले एस के डिस्प्लेसमेंट के साथ ही, अब उसे फोर्स के साथ ले आना है। नीचे 3 पॉइंट मार्क करवाए गए, उसे भी आप मार्क कर लीजिएगा। और नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पर नीचे कुछ स्पेशल केसेस दिए हैं। केस 1 दिया है कि वर्क कैसे होता है डेली लाइफ के, कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल्स है डेली लाइफ के, आप उसे कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है कि आपका वर्क जब नहीं होता है, वर्क डन जब नहीं होता है, उसके कुछ डेली एग्जाम्पल्स है। 2 डेली एग्जाम्पल्स है, आप उसे भी कर लीजिएगा। जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले केस की तरफ। हमारा जो थर्ड केस है, अच्छा, थर्ड केस आने से पहले एक और चीज़ दिया है कि कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय अ फोर्स टू बी 0, ठीक है। अगर आपका वर्क डन हो रहा है पर बिना फोर्स लगाए तो उसके भी 2 कंडीशंस होते हैं। ये दोनों कंडीशंस आप मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1-2 नंबर के आ सकते हैं MCQ में। केस 3 में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो फोर्स है वो नेगेटिव में हो और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है। ये एक मतलब क्या बोले, ये आपके रियल लाइफ में नहीं होता है, ये ऐसे सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। फोर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं लगता है। ऑलराइट, इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। और नोट को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नोट आप मार्क कर लेना। और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जनरली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्या पूछा जाता है और क्या पूछा नहीं जाता है। वर्क एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसका भी एक अलग एग्जांपल हो जाता है MGH, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। यहाँ पर काफ़ी फॉर्मूले हैं, आपको सारे ही फॉर्मूले याद करना है, तभी आपके एग्जाम्पल सॉल्व होंगे। और इस चैप्टर से जनरली अगर 4 क्वेश्चंस आते हैं तो 4 में से 3 न्यूमेरिकल्स ही होंगे और सभी 3-3 नंबर के होने वाले हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क आपको पता ही है। और साथ ही आप उसके 1 जूल ऑफ वर्क से टू बी डन व्हेन अ फोर्स, इधर भी मार्क कर लेना है। उसके CGS और MKS यूनिट को भी आपको मार्क करके नीचे 1 ऑर्ग ऑफ वर्क। और सभी आपको देखिए रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया मार्क करना। यहाँ पर आपको निकालना होता है कि आपके जो रिलेशन है जूल और अर्ग में वो क्या रिलेशन है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये 1 जूल की वैल्यू है अर्ग में। लेकिन ये कैसे आया
यहाँ पर उसकी डेरिवेशन पूरा दिया हुआ है, आप इसको पूरे अच्छे से ध्यान लगा के समझ कर बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। ऑल राइट। सो 1 जूल का क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 न्यूटन होता है 10⁵ ये नई चीज़ है, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या होता है 10⁵ और 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। आप ऐसे लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर लिखना है तो 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख ही सकते हैं ना। हाँ, तो देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल 10⁵ जो डाइन इज इक्वल इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। सो आपका 10⁻7 डाइन आ गया इंटू करके, क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर आपका 10⁻7 आ गया, और डाइन इंटू सेंटीमीटर आ गया। और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है, तो आ गया 10⁻7 अर्ग। तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसे कर लेना है। डेफिनेशन वर्क की पावर की दी हुई है, और उसका ये नीचे फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। आगे पूरे हर चैप्टर में ये पावर का फॉर्मूला से एक ना एक न्यूमेरिकल्स तो बनता ही है। सो बिल्कुल मार्क कर लेना। यहाँ पर 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, पावर स्पेंड ऑन द सोर्स ऑफ डिपेंडिंग फॉलोइंग। सो ये दोनों ही मार्क कर लेना, और एग्जाम्पल और नोट सब कुछ आपको मार्क करनी होगी। यूनिट ऑफ पावर आपको पता है क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 सेकेंड इन द पावर सेंट टू बी 1 वाट। ये सब जो एग्जाम्पल, ये सब जो डेफिनेशन होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं जनरली। आपको इजी चीज़ नहीं पूछा जाएगा, ये स्टैंडर्ड 10 है, आपको वर्क का डेफिनेशन या पावर का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको 1 जूल का डेफिनेशन पूछ देगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, किलोवाट, गीगावाट, मेगावाट सभी के यूनिट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको वर्क और पावर का डिफ्रेंशिएशन दिया है। दोनों को ही 3 पॉइंट है, आसान पॉइंट है, एक डेफिनेशन है, एक आपका यूज़ है, और एक यूनिट है, तीनों याद कर लेना है। साथ ही आपको एनर्जी पता होनी चाहिए क्या होती है, कैसे होती है एनर्जी, कैसे यूज़ होता है वर्क डन में, ठीक है। नोट मार्क कर लेना। यूनिट ऑफ एनर्जीज यहाँ पर CGS MKS यूनिट में दी हुई है, वाट आवर की, किलो वाट आवर की। तो सभी के डेरिवेशन आपको आने चाहिए एकदम। नीचे नोट है, इसे भी मार्क बिल्कुल करना है, बिल्कुल नोट्स नहीं छोड़ने हैं। और उसके बाद है कैलोरी। सो कैलोरी की डेफिनेशन, कैलोरी के आपको सामने एक बहुत बड़ा चैप्टर मिलने वाला है, चैप्टर 13 आप देख सकते हैं, कैलोरी मीटर एक पूरा चैप्टर है। सो अभी तो शुरुआत ही है ये। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपको मिलेगा देखने को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ऑलराइट। और लास्ट लिखा है कि एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंशिएशन। सो ये भी आपको कर लेना है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है, ये फुल्ली आपके फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। आपको अगर फार्मूला याद हो तो न्यूमेरिकल को 10 सेकंड नहीं लगे बनने में। तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स है पहले एक्सरसाइज के। सो बढ़ते अपने दूसरे एक्सरसाइज पे। तो सेकंड पार्ट में आपको सबसे पहले ये दिया गया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, और किस सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिया है, और साथ ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे भी करना। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि आप टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 तरह के पोटेंशियल, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल आपके पोर्शन में है, और जो आपका इलास्टिक है वो पोर्शन में नहीं है, 10th में नहीं है, वो आपको 12th में मिलेगा किसी और चैप्टर में। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशंस दोनों यहाँ पर दी हुई है। आ जाते हैं अगले पेज पे। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी को आपके फॉर्मूला होता है कि U = mg/s आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और नोट्स बिल्कुल मत छोड़ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको छोड़ कर नहीं जाना है, तो आपको पढ़ना ही है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशंस, ठीक है, उसके एग्जांपल्स, उसका फॉर्मूला कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन है K = ½ mv², ठीक है। और अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो 2 रिलेशन है, P = √2m और K = p²/2m। सो ये जो सेकेंड वाला रिलेशन है, जो सेकेंड वाला जो दिख रहा है, वो काफ़ी आसान रिलेशन है, तो आप उसे ही याद करना। और साथ ही उसके रिलेशन की आप एक बार डेरिवेशन को देख लीजिएगा। सो यहाँ पर भी केसेस है, 3 केसेस दिए हुए हैं, आपको तीनों केसेस पढ़ने होंगे। सॉरी 2 केसेस है, वो दोनों ही केस पढ़ने होंगे। और फिर आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है, और बॉक्स में दी हुई है कि आपकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो किस पर, आपको कैसे वो काम करता है, ठीक है। सो प्रूफ है उसके नीचे, आपको प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसका प्रूफ सारी सी बात है, वो सही बात होगी। सो फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं, क्या होता है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। सो पहला ट्रांजिशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, तीनों के एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। और डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक, 4 डिफरेंसेस, चारों आने चाहिए। फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। सो मान लीजिए एक बॉल है, एक सर्टेन हाइट पर है, हवा में मान लीजिए, और वो उस वक्त उसकी एनर्जी क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी है उसकी एनर्जी mgh पे है, ठीक है। और जब आप उसे रिलीज़ करोगे तब उसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। और जैसे वो वापस ज़मीन से टच करेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पोटेंशियल से काइनेटिक हुआ, एक मूवमेंट एक जगह पे फिक्स था, वहाँ से गिरा तो काइनेटिक, और गिर रहा था काइनेटिक तो वापस ज़मीन पे आया तो क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सो आपने पोटेंशियल से काइनेटिक भी देख लिया और काइनेटिक से पोटेंशियल भी देख लिया। 4 एग्जाम्पल्स है, आपको 4 एग्जाम्पल करने हैं। और फिर बढ़ते हैं हम अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कुल 18 टाइप्स की एनर्जी है। सो सॉरी 12 टाइप से एनर्जी है आपके। सो आप देख लीजिएगा, सारे एनर्जी के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको सारे ही एनर्जी के। ये बात नोट कर लेना, ओनली एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ और यहाँ पर पूछने लायक नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो है एग्जाम्पल्स, ओनली एग्जाम्पल्स। सो सभी देख लेना आप एक बार। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है वो किस एनर्जी को किस फॉर्म में चेंज करता है। एक काफ़ी आसान एग्जांपल से समझते हैं, चलिए। वो जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी को चेंज करता है। वो एनर्जी को आपके हीट एनर्जी और सॉरी आपके इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपके हीट और आपका लाइट एनर्जी में चेंज करती तरीके से सारे ही कन्वर्जन आपको दिए हुए हैं। तो टोटल 18 टाइप के कन्वर्जन है। आपको कन्वर्जन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप क्या करो, आप सीधा क्या करो, आसान बताता हूँ, इस डायग्राम को देख लो। यहाँ पर जितने भी कन्वर्जन है ये एकदम डेली लाइफ यूज़ वाले कन्वर्जन है, और आपसे यही पूछा जाएगा क्योंकि फिजिक्स डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड पूछता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और सोशल स्टडी डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आपसे पूछता है, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। और यहाँ पर देखिए पहले से लिखा भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मैंने सिर्फ इस डायग्राम पे ही गया था और इससे मुझे नंबर आए थे और क्वेश्चंस भी इसी से पूछे गए थे। सो अब बढ़ते अपने लास्ट टॉपिक, अपने लास्ट पार्ट। उसके पहले जो एग्जांपल्स है आपको वो कर लेना है, क्योंकि ये सॉरी एग्जांपल न्यूमेरिकल्स वो कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ही पूरा न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है। मैंने पहले ही कहा 4 में से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने वाले हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना है। लास्ट आता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हमें देखना है, बॉक्स को सबसे पहले आप मार्क कर लीजिएगा, ओके। उस बॉक्स को मार्क करने के बाद नीचे आते हैं, और नीचे इस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप ये लिख के लो लो डायग्राम, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 25 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं और सब में ये क्वेश्चन कॉमन ही है। सो एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये आने वाला और इसको छोड़ कर नहीं जाना है। मैं इसे अभी नहीं समझा सकता, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको बताया कि डायग्राम कैसे बना है। उसके बाद बताया कि पोजीशन ए के बारे में आपको डिफाइन किया, फिर पोजीशन बी के बारे में आपको डिफाइन किया, लास्ट में पोजीशन सी के बारे में, और जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर लिखा गया और नोट में भी आपको मेंशन कर दिया गया है। सो अगर ये मैं नहीं समझा सकता अभी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना और किन किन चीज़ों को छोड़ना है उस टॉपिक पर ये वीडियो है। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी, अगर डेरिवेशन पूरा चाहिए, सो कमेंट करके मुझे कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको ये पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना। सो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सो आप उससे काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। सो अब बढ़ जाता है अपने कुछ अगले टॉपिक्स। सो लास्ट में जो है पर यहाँ पर एक बॉक्स, इस बॉक्स को एकदम रट्टू तोते जैसा रट लेना है। ये रटने लायक कुछ है नहीं वैसे, अगर आप इसे रट लोगे तो जो सेकेंड आपका जो थर्ड जो है ना एक्सरसाइज, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। पर पूरा अगर चैप्टर बता दो तो पूरे चैप्टर से ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी, ठीक है। और साथ ही ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू सिंपल पेंडुलम, ये सब डेली लाइफ वाले एग्जांपल्स हैं जो कि एकदम पूछे जाएंगे। सो इसको भी नहीं छोड़ना है। सो ये दोनों ही, अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए इन दोनों ही टॉपिक्स का, सो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करो। सो मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। सो फिलहाल इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही कुछ आपसे पूछने वाला है, कुछ यही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, और ये भी बता देना कि आपको उन दोनों टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं। सो थैंक यू, बाय बाय।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।